जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास हमने जो ली थी वो ली थी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की, और हमने समझा था कि मध्य प्रदेश हमारा कैसे बना। उस कड़ी को मैंने आपको समझाया था कि उसके 4 हिस्से हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप इस क्लास में सीधे पहली बार आ गए हैं तो आप को मुझे लगता है कि पहली क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। तो आपको सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 पढ़ा है इस चैप्टर का, जो पढ़ाया था उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस लेक्चर में आएंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से और सहज भाव से आप पढ़ भी पाओगे और समझ में भी आ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या जो हम राज्य बनने की पूरी कहानी को हम समझ रहे थे उसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा एक लेक्चर है, आप पहले उसको देखें फिर इसको देखें तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? देखो, तो हमने जो पढ़ा पिछली क्लास में आपको समझाया था कि मध्य प्रदेश हमारा जो है उसका जो पुनर्गठन है वो कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों के समय मध्य प्रदेश कैसा था, और हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 सालों तक शासन था। 1857 क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आया, और ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो 2 तरीके से था, एक प्रत्यक्ष रूप से था और एक अप्रत्यक्ष रूप से था। डायरेक्ट शासन में कुल 11 राज्य थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जबकि इनडायरेक्ट शासन में, अप्रत्यक्ष शासन में कुल 562 देसी रियासतें थीं। ठीक है, 565 भी कह सकते हैं, पर 562 थी। इसके बाद हमने समझा था कि मध्य प्रदेश में जो शासन था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा था। तो हमने पढ़ा था कि जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था वो एक राज्य था जिसका नाम था सीपी एंड बरार, 1861 में बना, और उसकी राजधानी नागपुर थी। जबकि इनडायरेक्ट शासन में मध्य प्रदेश में 79 देसी राजाओं की रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट थे, और मध्य प्रदेश में जो है आपका इस हिस्से को हम सीपी एंड बरार कहते थे, यहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। जबकि इस हिस्से में, और यहां बहुत कम पर अधिकांश इस हिस्से में प्रिंसली स्टेट या देसी राजाओं का शासन होता था। ठीक, फिर हमने इसके बाद आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो अपना मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश में 1947 के बाद क्या हुआ, ये 1947 के पहले पहले कहानी थी। और 1947 के बाद क्या हुआ कि हमारे भारत देश में एक राज्यों की टेम्परेरी या अस्थायी व्यवस्था आई, और इस अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत भारत देश के राज्यों को हमने 4 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा हमने ब्रिटिश भारत का बांटा और उसमें 9 राज्य बनाए पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने 9 राज्य बनाए, वो बड़ी रियासतों का हिस्सा था, और तीसरा छोटी रियासतों के हमने 10 राज्य बनाए। ठीक है ना। और उसके बाद कमिश्नरी के अंतर्गत जो है समुद्री क्षेत्रों में हमने अंडमान निकोबार को शामिल किया, वो एक राज्य था। इस प्रकार 1947 से 1956 तक जब राज्यों की एक अस्थायी व्यवस्था थी, तब भारत देश में कुल मिलाकर 29 राज्य थे, 9 पार्ट ए के, 9 पार्ट बी के, 10 पार्ट सी के और 1 पार्ट डी का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और फिर मैंने आपको ये समझाया था कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ए वाला हिस्सा था, कहाँ बी वाला हिस्सा था, और सी के 2 राज्य मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये 4 राज्य एमपी में थे। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ा भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैंने उन सब के बारे में बताया था। पार्ट ए के बारे में कि पार्ट ए का निर्माण कब हुआ, उसमें एरिया कौन सा आता है, जिले कितने थे जब ये बना उन 7-8 सालों में, रियासतें कितनी इसमें शामिल हुई, कितनी विधानसभा के मेंबर थे, क्या वहाँ की राजधानी थी, कौन वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और यही बात मैंने मध्य प्रदेश में चारों राज्यों के बारे में बताई है। इतना मैंने आपको पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था। अब देखो दोस्तों, इस पूरी बात का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक 4 राज्यों में बटा हुआ था। एक पार्ट ए का सीपी एंड बरार, एक पार्ट बी का सेंट्रल इंडिया, 2 राज्य सी के विंध्य प्रदेश और भोपाल। और उसके बाद जो है कहानी बदली। कैसे बदली उसके चर्चा आज करेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 1947 के 56 तो हो गया, आज से हम बात करेंगे 1956 से 2025 तक की जो कहानी है वो कैसी रही। ठीक है ना। तो मोटे मोटे तौर पर तो आप ये समझ ही गए कि भारत देश में 1947 से 1956 तक 29 राज्य भारत देश में थे, पार्ट ए, बी, सी और डी कैटेगरी में। पर ये राज्यों की अस्थायी व्यवस्था थी।
ये राज्यों की परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी और ये तब तक के लिए थी जब तक कि राज्यों के निर्माण का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं आ जाता है। जिस दिन भारत सरकार के पास राज्यों का स्थायी एक ये आ गया कि हम कैसे राज्य बनाएंगे, उस दिन इसको खत्म होना था, ये तय था। तो जब पूरे भारत देश में 1947-1956 तक जब पार्ट ए बी सी डी के 29 राज्य काम कर रहे थे, तब भारत सरकार इनको परमानेंट करने के लिए क्या कर रही थी, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक कहानी को हम एक कदम और आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो है चलिए थोड़ा आगे इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से आप यहाँ सब लोग समझेंगे। यहाँ पर तो हम बात करते हैं, अभी हमारा जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है कि इन बिटवीन 1947 टू 1956 हम इस पड़ाव पर थे और हम इस बात को यहाँ पर हम समझ रहे थे। देखिए दोस्त, मैंने आपको ये समझाया कि इस दौरान जो अपना भारत था, उस भारत देश में अगर हम बात करें, अगर हम राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो 1947 से 1956 तक भारत देश में कुल 29 राज्य थे। पार्ट ए के 9, पार्ट बी के 9, पार्ट सी के 10 और पार्ट डी का 1 राज्य, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखो, आप यहाँ पर तो भारत देश में इस दौरान जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी थी, यहाँ पर 29 राज्य थे ना। तो अपने यहाँ पर आप देखो तो ये जो हिस्सा है, इसमें अगर देखें आप यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर समझो, एमपी में, या पूरे भारत देश में आप देखें, पूरे देश में आप देखो 29 राज्य भारत देश में जो है थे, 29 राज्य थे इन इतने सालों में, और उसमें से पार्ट ए बी सी डी की व्यवस्था थी। भारत सरकार के सामने चुनौती थी कि राज्य निर्माण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर जो है अब भारत सरकार में जो अपनी भारत सरकार थी, उस भारत सरकार ने राज्य निर्माण के लिए क्या किया, तो भारत सरकार ने जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, भारत सरकार ने क्या किया कि उस दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार ने राज्य निर्माण के लिए क्या किया, तो किया ये बंधु, भारत सरकार ने ये क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले 1948 में भारत सरकार ने 1948 में 1948 में एक धर कमीशन बनाया, एक धर आयोग बनाया भारत सरकार ने, धर आयोग बनाया, ठीक है ना, धर कमीशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं धर जो कमीशन है, वो धर कमीशन जो है यहाँ पर बनाया गया। धर कमीशन को सरकार ने इसलिए बनाया कि आप ये तय करें कि राज्य भारत देश में कैसे बनाए जाएं, राज्यों की व्यवस्था हम कैसे करें, ये जो है हुआ। धर कमीशन ने सीधे तौर पर रिपोर्ट 1948 में बनाई, तो धर कमीशन 1948 में बना, और धर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, अपनी जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट कब दी इन्होंने, रिपोर्ट इन्होंने 1949 में दी। 1949 में दिसंबर के महीने, जून में बना था ये, जून 1940 बना था, दिसंबर 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो भारत में जो राज्य होंगे, जो राज्यों का निर्माण होगा, राज्यों का जो निर्माण है या रीऑर्गेनाइजेशन है, राज्यों का जो निर्माण है, उसका जो आधार है वो भाषा नहीं हो सकता, लैंग्वेज नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा, सीधे तौर पर कह दिया कि जो राज्य निर्माण होंगे उनका जो बेस है वो किसी भी प्रकार से लैंग्वेज नहीं होना चाहिए है। तो धर कमीशन जो जून 1948 में बना, उसने 5-6 महीने अपनी एक रिपोर्ट सब ने कहा कि भाई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। इस बात पर विवाद उठा, क्योंकि बहुत सारे लोग लैंग्वेज के बेस पर राज्यों का निर्माण की मांग कर रहे थे। टेम्परेरी व्यवस्था ABCD की थी, पर परमानेंट के लिए लोग लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कर रहे थे, लैंग्वेज के बेस पर बना दो। धर कमीशन ने कहा नहीं, लैंग्वेज को हम बेस नहीं बनाएंगे। दिसंबर में इनकी रिपोर्ट आते ही काफी विवाद उठ गया, तो दिसंबर के महीने में ही एक नया कमीशन बना दिया गया। यहां पर जो है भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में एक नया कमीशन बनाया, और उस कमीशन का नाम दिया गया JVP,
समिति या जेवीपी कमीशन नाम इसका दिया गया। तो जेवीपी कमीशन में आप ध्यान से आप यहाँ पर समझना, ठीक है ना। तो इसमें एक जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। तीनों के नाम से थे। एक जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। वी से थे अपने कौन, वल्लभ भाई पटेल। और पी से थे अपने कौन, पट्टाभी सीतारामैया। ये मध्य प्रदेश के पहले क्या थे, गवर्नर भी बने। दिसंबर 1948 में बनी इस कमेटी ने जब ये बनी तो इस कमेटी ने जो है धर कमीशन को सही माना और एक साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन ने अगले साल अपनी रिपोर्ट 1949 में इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इन्होंने कह दिया, जो धर कमीशन ने कहा था वही उन्होंने कहा कि भाई जो राज्य निर्माण होगा वो लैंग्वेज के बेस्ड पर नहीं होना चाहिए। तो जो बात धर कमीशन ने कही थी वही बात कह दी जेवीपी कमीशन ने, लैंग्वेज के बेस्ड पर राज्य नहीं बनेंगे। तो क्या होगा, तो इन्होंने रिकमेंड जो किया, इस कमेटी ने जो सिफारिश की वो सिफारिश ये की, इन्होंने थोड़ा सा सुधार किया। इन्होंने रिकमेंड क्या किया, रिकमेंड इन्होंने ये किया, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो राज्य का निर्माण है, जो राज्य आप बना रहे हो, उन राज्यों के लिए जो बेस हो वो प्रशासन के आधार पर हो। जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन के बेस्ड पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके आधार पर जो है नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात धर कमीशन ने सिर्फ ये कहा था कि राज्यों का निर्माण जो होगा वो लैंग्वेज के बेस पर नहीं होगा, यही बात कह दी जेवीपी कमेटी ने। पर जेवीपी कमेटी ने कहा कि राज्य प्रशासन के बेस पर बनाइए, कि जैसा जैसा हमको शासन जैसा करना वैसा राज्य बना दीजिए। इस बात पर बहुत विरोध शुरू हो गया कि यार क्यों लैंग्वेज को आप बेस नहीं बना रहे हो। सरकार ने उस समय पर किसी प्रकार से मसला, चूंकि उस समय तो हम ABCD को हम बना रहे थे, राज्य हमारे बन रहे थे, तो उस समय तो राज्य बन नहीं पाएंगे। फिर विरोध शुरू हुआ, काफी विरोध हो गया और इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का खूब विरोध हुआ। अब ध्यान से आप समझना, यहां पर ये जो सिफारिश थी, इस पूरे का भारत देश में ये असर हुआ कि पूरे भारत देश में इसका विरोध हुआ। इसका क्या हुआ, यहां पर विरोध हुआ। और विरोध जो इसका हुआ, इसके विरोध में आंध्र प्रदेश में एक आदमी, गांधीवादी विचारधारा के आदमी अनशन पर बैठ गए। एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के आदमी थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु नामक व्यक्ति थे। और पोट्टी श्री रामुलु जो है ये अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन का मतलब होता है कि महात्मा गांधी के आदर्श पर चलते हुए अपनी मांगों को मानने के लिए अनशन पर बैठ गए। और जब अनशन पर वो बैठ गए तो इससे ये हुआ कि इनकी डिमांड क्या थी, इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने क्या कि जो अनशन पर बैठे, इनकी जो मांग है, जो ने डिमांड की, यहाँ पर इनकी जो डिमांड इन्होंने यहाँ पर की, डिमांड ने यहाँ पर ये की कि हम जो तेलुगु लोग हैं, तेलुगु भाषा जितने लोग बोलते हैं, उन तेलुगु भाषा का अलग से एक राज्य बनाया जाए, एक न्यू स्टेट बनाया जाए। तो तेलुगु भाषा के लिए हमें एक नया राज्य बना के दो, ये पोट्टी श्री रामुलु की डिमांड थी। कि लैंग्वेज पे बेस्ड पे हमको ABCD नहीं चाहिए भाई। 1951 सेंसन पर बैठे 52 में इनकी 57 दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। और इनकी मौत से जो है पूरे आंध्र प्रदेश में जो आंध्रा के जो लोग थे तेलुगु लैंग्वेज वाले, वो विरोध पर आ गए। और जब विरोध में आ गए तो अंततः इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, इस पूरी की पूरी घटना का रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत सरकार को यहां पर 1953 में आंध्र प्रदेश को क्या बनाना पड़ा, यहां पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाना पड़ा। या आंध्र प्रदेश एक जो है लैंग्वेज बेस्ड, मतलब भाषा, या आप समझ लो कौन सा, यहां पर आपने यहां पर लैंग्वेज बेस्ड जो है पहला राज्य जो है कौन सा बनता है आपका, यहां पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया। इनकी मौत हो गई और पोट्टी श्री रामुलु की मौत होने से हमें एक नया राज्य बनाना पड़ा। और कौन सा राज्य हमने बनाया, यहां पर हमने आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया। 1953 में ये हमने इस राज्य को 1953 में हमने बनाया। नेहरू जी और उस समय की तत्कालीन सरकार के पास एक चिंता का विषय था ये,
कि अगर किसी एक व्यक्ति के मरने से उनकी मांग को हमको मानना बढ़ गया, कल के लिए भारत देश में कोई धर्म के नाम पर बैठेगा, कोई जाति के नाम पर बैठेगा, कोई क्षेत्र के नाम पर बैठेगा, ऐसे हम भारत देश को लोगों की मांग के आधार पर राज्य तो कम से कम नहीं बनने देना चाहते। तब 1953 में एक और नई कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। और एक नई जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का जो नाम था, उस कमेटी का नाम था, उसका नाम था फजल अली कमीशन। क्या नाम था? फजल अली कमीशन इसका नाम था। फजल अली आयोग इसका नाम था। फजल अली कमीशन इसका नाम था, ठीक है ना। इसी को बाद में एक और नाम दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। बाद में इसका नाम एक और क्या दिया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य, इसका नाम क्या पड़ा यहां पर? बाद में क्या नाम पड़ गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी को बाद में इस नाम से भी जाना गया, या अपन कह सकते हैं स्टेट रीऑर्गनाइजेशन, ठीक है ना। कमीशन अपन कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप इसको देखना। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, यह रीऑर्गनाइजेशन ऑफ जो स्टेट था वो अपना वापस से यहां पर बना, इसी का नाम दिया गया अपन ने। और ये जो था, इसमें आपको ध्यान से समझना है यहां पर, ये जो है इसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, फजल अली आयोग कमीशन था, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 मेंबर जो है, इसमें 3 मेंबर जो रखे गए यहां पर, कुल 3 मेंबर इसमें यहां पर रखे गए, जिसमें से आप याद रखो कि इसमें से चेयरमैन जो है, अध्यक्ष जो है बंधु, यहां पर जो इस कमेटी के पूरे चेयरमैन थे, जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम तो फजल अली ही था। तो इसका नाम फजल अली जो है इसके चेयरमैन थे, और वही उसके अध्यक्ष रहे आपके, ये इसके अध्यक्ष थे। जबकि 2 मेंबर इसमें और बने। ये कहानी 1953 की है। ये पूरा का पूरा जो कमीशन है, जो आयोग है, ये बनता है 1953 में बनता है। तो 1953 में 1953 में कमीशन कौन सा बनता है? फजल अली कमीशन बनता है, 3 मेंबर के साथ। चेयरमैन थे कौन? अपने फजल अली। और उसके बाद जो है इस पूरे के पूरे कमीशन में आप देखो तो यहां पर जो है इसमें 2 जो मेंबर थे, 2 जो सदस्य थे, कौन कौन से इसमें सदस्य थे यहां पर? मेंबर कौन कौन से यहां पर देखो, यहां पर इसमें मेंबर की यदि आपसे बात कर लूं तो मेंबर एक का नाम था के.एम. पणिंकर। क्या नाम था? के.एम. पणिंकर उनका नाम था। और एक का नाम था हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2 मेंबर और थे, एक फजल अली चेयरमैन थे। ये 2 साल ने समय लिया, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन की यदि आपसे बात कर लूं मैं, तो इस कमीशन ने क्या किया? अपनी जो रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट को उन्होंने कब सौंपा? इन पूरे के पूरे कमीशन की आपसे बात कर रहा हूं, इनकी जो रिपोर्ट आई, इन्होंने अपनी जो सिफारिश जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट को उन्होंने 1955 में दिया। और इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें करी, और उन्होंने स्टेट को लेकर के, राज्य को लेकर के कहा कि राज्य का जो गठन होगा, जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उनके लिए भाषा या लैंग्वेज को चुना जा सकता है, लेकिन प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन्होंने जेवीपी कमेटी की बात को उलट कर दिया। इन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए भाषा को आधार बनाया जाए, लेकिन प्रशासन को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, पर लैंग्वेज बेस्ड आप जो है बना दीजिए। कुल मिलाकर फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में ये खुले तौर पर कह दिया कि जो राज्य निर्माण होगा वो भाषा के आधार पर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, पर प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भारत सरकार ने इस कमीशन की, जो स्टेट यो कमीशन था, इसकी सिफारिश को माना, और इसको मानकर भारत देश में 7th जो संविधान में संशोधन है, 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो किया, 7वां संविधान संशोधन किया। और उसके तहत फिर भारत देश में राज्यों की अस्थायी व्यवस्था को समाप्त किया गया और नई व्यवस्था को लाया गया। तो क्या हुआ दोस्तों, थोड़ी सी और समझते हैं यहां पर क्या हुआ। तो भारत देश में जो फजल अली कमीशन था, भारत देश में जो फजल अली कमीशन था, फजल अली जो आयोग था, उस फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब दे दिया? उन्होंने अपनी सिफारिशों को कब दिया? उन्होंने सिफारिश को अपने दिया कब? 1955 में। और इनकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इनकी बातों को माना
और भारत में इस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, जो इनने रिकमेंड किया था, उस आधार पर जो है क्या हुआ, भारत देश में सातवां संविधान संशोधन हुआ। भारत देश में 7वां संविधान संशोधन हुआ और इस 7वां संविधान संशोधन के तहत जो सेवंथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत जो है भारत देश में जो है नए राज्य बनाए गए। और भारत देश में आप याद रखें, इसके तहत जो है भारत में अपने यहां पर अपन ने नए राज्य बनाए भारत देश में। और इस आधार पर हमारे भारत देश में जो है क्या हुआ, न्यू स्टेट बने अपने यहां पर भारत देश में, नए राज्य बने भारत देश में। और नए जो राज्य बने उनकी संख्या थी टोटल 14 + 6, 14 भारत देश में राज्य बने और 6 बने यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बने 6। तो 14 जो राज्य बने उसके अलावा 6 बनते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और इस प्रकार राज्यों की हो गई स्थायी व्यवस्था। और इन सब का जो आधार था, ये सभी जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर बने थे, लैंग्वेज के आधार पर इन राज्यों को चुना गया, भाषा के आधार पर हमने इन राज्यों को बनाया। तो कुल मिलाकर ये नए राज्य कब बनते हैं? नए राज्य बनते हैं 1 नवंबर 1956 को, लैंग्वेज के आधार पर फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर या उनकी सिफारिश पर देश में 14 + 6 राज्य बने, कुल संख्या थी 20। और इस 7वें संविधान संशोधन ने क्या किया? इस 7वें संविधान संशोधन ने किया ये कि जो राज्य थे, जो राज्यों की हमने पढ़ा था, राज्यों की एक हमने अस्थायी व्यवस्था देखी थी। अस्थायी व्यवस्था जो अपन ने राज्यों की यहां पर पढ़ी थी, अपन कह सकते हैं राज्यों की टेम्परेरी जो एक अरेंजमेंट था, जो हमने यहां पर रखा हुआ था, अरेंजमेंट जो हमने रखा था, उसको अपन ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो राज्यों की जो अस्थायी व्यवस्था है, इसको अपन ने क्या कर दिया, यहां पर समाप्त कर दिया। और इसके तहत भारत देश में क्या खत्म हुआ, कौन सी व्यवस्था को एंड अपन ने किया? तो राज्यों की पार्ट ए, राज्यों की पार्ट बी, राज्यों की पार्ट सी और राज्यों की पार्ट डी की व्यवस्था अपन ने कर दी, इसको यहां पर समाप्त कर दिया। ये बात है 1 नवंबर 1956 की। 14 राज्य और प्लस 6 क्या बनते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अब उस 14 में से, इन राज्यों में से आप देखो, इनमें से एक अपना मध्य प्रदेश था और उसमें से अपना एक जो मध्य प्रदेश, एक राज्य कौन सा, अपना मध्य प्रदेश राज्य बना, जो इस कमीशन की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनकर यहां पर तैयार हुआ। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को भारत देश के अन्य 20 राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी एक राज्य हमारा बन गया, 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए, ये बात हुई मध्य प्रदेश के बनने की। इस डेट को, इस पूरी कहानी में, जब तक ये धर आयोग, जब तक आपका जेवीपी कमीशन, जब तक आपका फजल अली कमीशन और आंध्र प्रदेश कमीशन सब चल रहा था, उसके पैरेलल समानांतर भारत देश में पार्ट ए बी सी डी के भी राज्य चल रहे थे, है ना। चलो, जैसे तैसे बना। और कैसे बना? ऐसे बना कि आप यहां पर देखोगे, अब मैं बात करता हूं 1 नवंबर के मध्य प्रदेश को बताता हूं, जाता हूं आपको यहां पर मैं। तो 1 नवंबर, इस बात को आप समझिए यहां पर, 1 नवंबर 1956 जो है, उस 1 नवंबर को अपना जो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश कैसा मध्य प्रदेश था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, उस मध्य प्रदेश की आपसे बात करते हैं। कुछ बेसिक बात, जैसे एमपी जो अपना बना, कैसा बना? तो इस मध्य प्रदेश में देखो दोस्तों, मैप को अपन समझते हैं, जो मैप है उसको थोड़ा अपन यहां पर समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर बदलाव क्या हुआ। इस मध्य प्रदेश और पुराने एमपी में 3 बदलाव हुए। ओल्ड एमपी का मैप आपको याद है, पूरा छत्तीसगढ़ था, पूरा महाराष्ट्र वाला हिस्सा था, महाराष्ट्र मतलब बरार और विदर्भ वाला हिस्सा मध्य प्रदेश का था। अब जो नया जो अपना एमपी बना, उस नए एमपी में कुछ बदलाव हुए।
क्या बदलाव हुआ, उस बदलाव को हम समझते हैं और देखते हैं। आप बहुत ध्यान से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप जरा ध्यान से आप समझिए, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से दोस्तों, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो उसको अपन हटा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो है अपन दूसरा मैप ले लेते हैं। अगर ये नहीं आता, चलो ये तो आ ही जाएगा, है ना। ये ध्यान से देखो, ये तो इस मध्य प्रदेश में ये अपना एमपी है, यहाँ ध्यान से आप समझना। ये जो एमपी आपको दिख रहा होगा, इस मध्य प्रदेश में ये अपना आज का अपना एमपी दिखता है। 1956 का मध्य प्रदेश ये नहीं था, ऐसा मध्य प्रदेश नहीं था। 1956 में एमपी कुछ ऐसा दिखता था कि एमपी में ये वाला हिस्सा तो अपना था, ये हिस्सा जो है अपना, ये हिस्सा मध्य प्रदेश का, यहां से पूरा तो आपको दिख रहा होगा, यहां से मध्य प्रदेश में ये जो आपको दिख रहा है, ये भी मध्य प्रदेश में पूरा हिस्सा अपना था, ये हिस्सा कट गया। छत्तीसगढ़ वाला मध्य प्रदेश में हिस्सा यहां पर था ये, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ये हिस्सा कट गया। कौन सा, देखें यहां पर, तो मध्य प्रदेश का ये जो बरार और विदर्भ वाला हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश में यहां अपन से कट गया, ये हिस्सा चला गया, जो कि मराठी बोलते थे। एक परिवर्तन मंदसौर में हुआ और एक राजस्थान में हुआ, 3 चेंज हुए एमपी में, 3 बदलाव हुए और 3 बदलाव के साथ मध्य प्रदेश हमारा बना। कौन सा बदलाव बंधु, तो 1 नवंबर 1956 को एरिया में क्या परिवर्तन हुआ, तो मैंने कहा 3 बदलाव हुए, 3 चेंज हुए। इसको आप यूं समझो, आप ध्यान से यहां पर आप ध्यान से एक बार देखें क्या बदलाव हुआ। मैं समझाता हूं आपको, जरा ध्यान से यहां देखें। तो एरिया वाइज जो अपना एमपी था, उस मध्य प्रदेश में यहां पर एरिया वाइज मध्य प्रदेश में 3 बदलाव हुए, 3 बदलाव हुए मध्य प्रदेश में, या 3 अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, यहां पर 3 चेंज लिए गए। और वो चेंज कौन कौन से यहां पर थे, उन चेंज को आप समझिए, आप सब लोग यहां पर समझना। पहला चेंज यहां पर क्या हुआ, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ और कौन सा यहां पर अपना तीसरा हुआ। पहला चेंज हुआ ये मराठी के साथ, तो बरार और विदर्भ, ध्यान से देखो यहां पर बरार और जो विदर्भ है, बरार और जो विदर्भ है, बरार प्लस विदर्भ, ठीक है। ध्यान से यहां पर देखो, एक कौन सा यहां पर अपना बरार और प्लस कौन सा यहां पर अपना विदर्भ। ये इसके जो 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 8 जिले थे, वो हमने किसको दे दिया अपन ने यहां पर, महाराष्ट्र को हमने शेयर कर दिए, महाराष्ट्र को हमने यहां पर दिए। अर्थात 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस मध्य प्रदेश में पहला चेंज ये हुआ कि हमने बरार और विदर्भ के 8 जिले किसको, महाराष्ट्र वाले मतलब बंबई को दे दिए, तब के बंबई को दे दिए, और नागपुर भी वहां से, नागपुर 8 में चला गया। वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, ठीक है ना, नागपुर, ऐसे 8 जिले हमने किसको दे दिए अपन ने, ये महाराष्ट्र या बंबई, उस समय के बंबई राज्य को दे दिए अपन ने। तो पहला चेंज एमपी में यहां पर हुआ। इसमें हमने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे वाला हिस्सा, यहां के 8 जो हमने जगह है वो हमने किसको दे दिया अपन ने, महाराष्ट्र या बंबई को दे दी। दूसरा चेंज ये हुआ बंधु, दूसरा चेंज ये हुआ मध्य प्रदेश में कि जो एमपी में मंदसौर जिला है, कौन सा एमपी में मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला में एक गांव था, मंदसौर का एक गांव था, गांव का नाम था सुनील टप्पा। क्या नाम था, सुनील टप्पा एक गांव था। उस सुनील टप्पा को हमने किसको दे दिया अपन ने यहां पर, राजस्थान को हमने दिया। तो राजस्थान को हमने दिया तो हमने किसको एक्सपोर्ट कर दिया यहां पर, राजस्थान को दे दिया, क्योंकि वो जो है राजस्थानी लैंग्वेज से संबंधित था। तो एक चेंज हुआ कहां पर, महाराष्ट्र में, जब हमने उनको कितने जिले अपन ने उनको कितने दे दिए, 8 जिले दे दिए। एक गांव दिया हमने राजस्थान में, मंदसौर का नाम था सुनील टप्पा। और तीसरा जो चेंज हुआ दोस्त, तीसरा जो बदलाव हुआ मध्य प्रदेश में, उस बदलाव को ही आप समझो। तो एक बदलाव एमपी में ये हुआ, राजस्थान से हुआ, कि राजस्थान जो है, उस राजस्थान में कोटा जिला है। राजस्थान में क्या है अपने यहां पर, कोटा, और कोटा की हमने एक तहसील ली, कोटा की हमने एक तहसील ले ली, नाम था सिरोंज। क्या नाम था अपना, सिरोंज। सिरोंज अपन ने कहां शामिल कर लिया, एमपी में शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, और एमपी में कहां शामिल किया अपन ने यहां पर, विदिशा में शामिल किया। कहां, विदिशा में शामिल किया। मोटे मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 3 बदलाव हुए। हमने उस मध्य प्रदेश के 8 जिले जो मराठी बोलते थे महाराष्ट्र को दे दिए, हमने एक गांव राजस्थान को दिया, नाम था सुनील टप्पा, और हमने एक तहसील ली राजस्थान से, उसका नाम था सिरोंज, और शामिल किया विदिशा में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
बहुत ध्यान से आप सुनते हुए भी चलेंगे तो आपको बन जाएगा। और ये भी आप समझ लीजिए कि यदि आप बहुत शांत मन से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी इस पूरे सफ़र में आपको कोई कठिनाई होने वाली है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपको बनेगा। बस आपको उसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है जैसे बोर्ड में मैं लिखते जा रहा हूँ। मैं कंटेंट के लिए आपको पीपीटी नोट्स वो आपको अलग से मिलेंगे, वो आप उसको देख लीजिए, रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अधिकांश बातें बोर्ड में लिख दूँ, फिर भी कुछ बातें मान ली रह जाती हैं तो वो आपको नोट्स में जरूर मिल जाएंगी। हालांकि ऐसे बहुत कम चांस होंगे, ऐसा बहुत कम होगा कि आपको वो चीज़ें बोर्ड में ना लिख के पढ़ाऊँ मैं। तो यदि आप इन्हीं चीज़ों को बहुत ध्यान से नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन करके पढ़ते जाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। और क्या समझना है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो यहां पर आप समझिए इसके बाद जो है, इसके बाद क्या, इसी बात को हम पहले समझते हैं, पूरी इसी बात को पहले पूरा करते हैं। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 का जो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश की आपसे यहां पर बात हो रही है। इस मध्य प्रदेश में अगर एरिया वाइज यदि आप देखोगे, क्षेत्रफल वाइज देखोगे, तो इस मध्य प्रदेश में एमपी और प्लस कौन सा अपना छत्तीसगढ़ जो है पूरा जो है इसमें शामिल था। और ये जो मध्य प्रदेश था, इसका अगर टोटल एरिया यदि आप देखोगे, कितना इसका एरिया था, 443446 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। और ये जो एरिया है भारत में सबसे ज्यादा था, भारत में सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को अपन कह सकते हैं सबसे जो है एमपी जो अपना हो गया वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया था अपना, यहां पर स्टेट ऑफ इंडिया। तो 1 नवंबर 1956 को इस क्षेत्रफल के साथ हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में एमपी भी था और इसमें छत्तीसगढ़ भी था और इसमें इसका एरिया 443446 जो है इसका टोटल एरिया था वर्ग किलोमीटर में था। ये सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ पूरे भारत देश का। और जानते हैं 1956 से वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था। जब 1 नवंबर 2000 को सीजी अलग हुआ तब मध्य प्रदेश नंबर 2 पर चला गया, राजस्थान नंबर 1 पर चला गया। अदरवाइज एमपी देश का सबसे बड़ा राज्य था। समझ रहे हो बात को ध्यान से आप। हाँ देखिए बंधु, इसका जो नाम दिया गया, पहले नाम सीपेन बरार था, इसका जो नया नाम दिया गया, इसका नया नाम रखा गया, इसका नया नाम था आपका मध्य प्रदेश। तो इस राज्य का जो नाम था, जो नाम रखा गया, वो नाम क्या, मध्य प्रदेश था। तो इसका जो नया नाम है अपने क्या रखा, अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश रखा। तो मध्य प्रदेश इसका नाम था और नाम दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश रखा गया। यह आपको ध्यान समझना है। इन्होंने नाम दिया मध्य प्रदेश, एमपी नाम पंडित जी का की देन है। और उस मध्य प्रदेश में कितने जिले थे दोस्त, कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, तो उस मध्य प्रदेश में एमपी और सीजी मिलाकर कुल मिलाकर 43 जिले थे। डिस्ट्रिक्ट की आपसे बात कर रहा हूं मैं। एमपी में कितने मध्य प्रदेश में संभाग थे, संभाग मतलब हम बात करते हैं डिवीजन की आपसे बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में उस समय 7 संभाग थे। 7 संभाग कौन कौन से, यहां पर नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं मैं। एक देखिए आपको कौन सा अपना जबलपुर हो गया, आज भी सबसे बड़ा जबलपुर हो गया। एक कौन सा अपना यहां पर इंदौर हो गया। एक कौन सा यहां पर अपना हो गया भोपाल हो गया। एक कौन सा अपना हो गया ग्वालियर हो गया, ग्वालियर हो गया है ना, ग्वालियर हो गया। एक कौन सा अपना हो गया रीवा हो गया, रीवा हो गया। ये 5 तो आज के मध्य प्रदेश वाले ही हैं, प्लस 2 जो है वो छत्तीसगढ़ वाले थे। जैसे एक का नाम था कौन सा अपना रायपुर हो गया और एक का नाम क्या अपना हो गया बिलासपुर हो गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 7 संभाग थे। 7 संभाग थे आपके कब, 1 नवंबर 1956 को। जिले 43 थे, कुल 43 जिले मध्य प्रदेश में थे। और इस मध्य प्रदेश में इस एमपी के पहले जो मुख्यमंत्री बने, यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी यदि आपसे बात कर लूँ मैं, तो इसके पहले मुख्यमंत्री आपके जो पहले सीएम बने उनका नाम था रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल।
रविशंकर शुक्ल जो है वो जो है पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में संपूर्ण मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और इस मध्य प्रदेश के पहले जो गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर का नाम था पट्टाभी सीतारमैया, नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया जो है उस मध्य पहले क्या है? गवर्नर बनते हैं। और इस अच्छा कैपिटल क्या थी मध्य प्रदेश की, आप याद रखें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया? भोपाल को ही बनाया गया। तो भोपाल मध्य प्रदेश से क्या बन जाती है? यहां पर भोपाल को एमपी की राजधानी चुना गया, भोपाल को। हालांकि एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या रखना आपको यहां पर, मैं नोट लिख सकता हूं यहां पर। नोट क्या है कि जो कमीशन था, कौन सा कमीशन? फजल अली कमीशन था। उसने अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट में उसने जबलपुर को जो है क्या किया था? राजधानी के लिए, कैपिटल के लिए रिकमेंड किया था या उसकी सिफारिश की थी। याद रखना फजल अली कमीशन ने राजधानी के तौर पर भोपाल को ना चुनकर किसको चुना था? अपने यहां पर जबलपुर को चुना था, लेकिन भोपाल बन गई। क्यों बनी ये अपन आगे इस पर चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 का जो मध्य प्रदेश है वो आपका ऐसा मध्य प्रदेश दिखता था जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था, उसका अपना एरिया देश में सबसे बड़ा था। नाम दिया पंडित जी ने, जिले 43, संभाग की संख्या 7, सीएम रविशंकर शुक्ल, गवर्नर पट्टाभी सीतारमैया, और ये मध्य प्रदेश भोपाल के तौर पर भोपाल को चुना गया। ये मध्य प्रदेश का जो पूरा आपको देख पा रहे हो, ये मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 की कहानी है मध्य प्रदेश की। ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हमारा ऐसा दिखता था। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थिति की ये थी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जरा आप थोड़ा ध्यान से अब आगे आप समझते हैं इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद को जरा देखिए। इसके बाद ये हुआ कि मध्य प्रदेश जो है, अब हम इस बात को आगे बात नंबर 3 पर लेके चलते हैं। बात नंबर 3, 1956 से लेकर के 2000 तक इन बिटवीन 1956 टू 2000 के बीच एमपी की स्थिति क्या थी? एमपी आपका बन गया, मध्य प्रदेश गठन भी मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ तो देखिए दोस्त और देखिए बंधु, यहां पर आप समझिए, यहां पर जब अपना एमपी है, ये एमपी कैसा दिखता था तो उसको आप जरा समझना और देखना आप यहां पर उस दौरान एमपी आपका कैसा दिखता था। हम तीसरे बात पर आ चुके हैं, हम जो है अपनी तीसरी बात को कर लेते हैं। चले, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा दोस्त, हमने ये पढ़ा कि मध्य प्रदेश में उस दौरान एमपी में डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, मध्य प्रदेश में जिले या डिस्ट्रिक्ट जो है इनकी संख्या कितनी यहां पर 43 थी। जबकि मध्य प्रदेश में डिवीजन मतलब संभाग, मध्य प्रदेश में संभाग जो है उनकी संख्या 7 थी। ये बात है 1 नवंबर 1956 को। इसको अपन थोड़ा सा इसको ना ऐसा लिखते हैं, जरा रुक जाइए, है ना। इसको ना थोड़ा ठीक तरीके से लिखते हैं अपन, कैसे? ऐसे, है ना। इसको मिटाता हूं मैं, कैसे? हाँ देखो, मैं लिखता हूं कि 1956 में 1956 में 1956 में मध्य प्रदेश में जिले, मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या जो है कुल 43 थी। जबकि मध्य प्रदेश में जो संभाग है जिनको हम डिवीजन कहते हैं, इनकी संख्या एमपी में 7 थी। वो नाम मैंने लिखे हुए पीछे 7 कौन कौन से थे। 2000 तक जाते जाते ना बंधु, 2000 तक जाते जाते क्या हुआ? 2000 तक जाते जाते क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो जिले हैं उनकी संख्या 61 हो गई और मध्य प्रदेश में जो संभाग थे, डिवीजन थे, उनकी संख्या 12 हो गई। मतलब मध्य प्रदेश में क्या चेंज हुआ? इन लगभग मध्य प्रदेश में आप देखो तो 44 ईयर में, 44 सालों में मध्य प्रदेश में 43 से लेकर के जिले 61 हो गए, जबकि 7 से संभाग 12 हो गए। 5 संभाग बढ़े और जिले तो आप देख रहे हैं लगभग 18 जिले बढ़ गए। बीच में क्या चेंज हुआ? संभाग कौन से बढ़े उनकी मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, मैं यहां ध्यान से देखना। तो 1956 से 2000 तक जो न्यू डिवीजन थे, न्यू डिवीजन मतलब नए संभाग, नए संभाग कौन कौन से बने तो उसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। नए संभाग कौन कौन से बने? तो 7 तो ऑलरेडी पहले से ही थे मध्य प्रदेश में, हां या ना? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, हां या ना?
हाँ बोलो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कौन सा, तो हमने एट्थ, अगर आठवां की बात कर लूं तो आठवां 1971 में बना होशंगाबाद। क्या बना? होशंगाबाद। देखो जिनको ये बात नहीं पता, होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम हो गया है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग का नर्मदापुरम 2008 में हुआ है। 8 में इसका नाम, जब शेड्यूल बना तब इसका नाम चेंज हुआ था। 9th नंबर का जो वो अपना था, वो 1980 में 1975 में अपना बनता है सागर डिवीजन। कौन सा यहाँ पर अपना? सागर संभाग बनता है, सागर है ना। इसका आप लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूं मैं सागर। ये होशंगाबाद था, है ना, उसको आप देख लो। 10th नंबर पे हमारा जो बना उसका नाम था मध्य प्रदेश में आप देखो तो 1980 में उसका नाम था अपना कौन सा, 2 बने इसमें, 10th प्लस 11, 10th प्लस कौन सा अपना 11th नंबर का बना 1980 में। एक का नाम था चंबल डिवीजन, चंबल संभाग, और एक का नाम था कौन सा अपना बस्तर डिवीजन। ये छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आता है। तो 10th एंड 11th की यदि आपसे बात कर लूं मैं, 10वां और 11वां जो संभाग है मध्य प्रदेश में, वो बना कब आपका 1980 में बन गए, चंबल और बस्तर। जबकि मध्य प्रदेश में 12वां जो डिवीजन बना, आप देखो तो जो इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में आप देखें तो एक एमपी में कितने 7 अपने पहले से थे, और 7 के बाद हमने जो एक होशंगाबाद बना दिया, एक हमने किसको बना दिया, सागर को बना दिया, एक उज्जैन बना बीच में ना, एक थोड़ा वही रुक जाइए, इसको नंबर को अपन थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, है ना। इस पूरी बात को शुरू से लिखेंगे तो ठीक होगा वो। क्या लिखा मैंने दोस्तों, हाँ 10th नंबर का जो अपना बना वो बना उज्जैन। कौन सा बना यहाँ पर अपना 1977 में, 1977 में कौन सा बना यहाँ पर, उज्जैन डिवीजन बन गया, तो उज्जैन बन गया। इसके बाद 11th नंबर का 11th और प्लस 12th 11वां और 12वां दोनों मध्य प्रदेश में बने कब, 1980 में, और उनका नाम था चंबल और बस्तर। क्या नाम था उसका नाम, चंबल नाम था, और उसी का नाम क्या नाम था यहाँ पर आपका, बस्तर नाम था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जो संभाग हो गए वो 12 हो गए। 1980 में जाकर के हो गए, फिर 20 साल तक कोई संभाग एमपी में बना नहीं। तो ये तो संभागों की बात हुई। अब हम जिलों की बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ पर जिले हैं, उन जिलों की आपसे यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन से जिले हैं उनकी चर्चा आपसे यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जिले, न्यू जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी बनी, नए जिले कौन कौन से बने इस बीच। तो नए जो जिले बने वो नए जिलों की आपसे यहाँ पर चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहले कितने थे, तो 43 तो पहले से ही थे कि नहीं, हाँ बिल्कुल थे। तो मध्य प्रदेश में नया कौन सा बना, तो नया आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश में एमपी में 1971, मतलब 172 में, पर 1 में उनका अनाउंसमेंट हो गया था, 1972 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 2 जिले बनते हैं, एक का नाम था भोपाल, एक का नाम भोपाल, और एक का नाम क्या, राजनंदगांव। एक का नाम क्या भोपाल, एक का नाम क्या राजनंदगांव। तो एक अपना कौन सा यहां पर अपना ये भोपाल था, और एक अपना कौन सा यहां पर राजनंदगांव था, राजनंदगांव। और इस प्रकार ये 2 नए जिले बने। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ गई, यहां पर 45 यहां पर कुल जिले मध्य प्रदेश में 1972 में कुल 45 जिले मध्य प्रदेश में हुए। कितने यहां पर 45 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। देखिए बंधु, एक बात आपको समझनी है, और क्या समझनी है, मध्य प्रदेश में 1982 में 1982 में, और मध्य प्रदेश में 1998 में 1998 में, ये 2 ईयर को आप जरा ध्यान से आप समझना, 1982 में और 1900 कौन सा यहां पर आपका 1900 यहां पर 1982 में एक कमेटी बनी, बी.आर. दुबे कमेटी। कौन सी यहां पर, बी.आर. दुबे कमेटी बनी यहां पर। और 1998 में अपनी एक कमेटी बनी सिंहदेव समिति। कौन सी यहां पर, सिंहदेव समिति बनी, कमेटी अपन समिति अपन कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में एमपी में एक बी.आर. दुबे बनी। हालांकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है, इस कमेटी ने बड़ी आश्चर्यजनक तौर पर 14 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, इवन 16 साल तक, और जाकर के अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। जो उनकी रिपोर्ट थी वो 1998 में आती है, 1998 में आती है, जब तक सिंहदेव कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी यहां पर। तो भले इन कमेटी के बनने में 16 साल का अंतर है, दोनों की रिपोर्ट 1998 में आती है।
और उस 1998 उनकी रिपोर्ट जब आती है तो बी आर दुबे जो है इनके कहने पर जो है 10 नए जिले बने। ध्यान से देखो यहां पर, इनके कहने पर कितने, यहां पर 10 नए जिले बने। यहां समझिए, तो इन्होंने जब कहा तो इनके कहने पर कितने, यहां पर 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी यहां पर, जबकि सहदेव के कहने पर 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी। कुल मिलाकर अगर पूरी बात को अपन यहां पर निकालें तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम ये कहेंगे कि दोनों को रिकमेंड करने के बाद मध्य प्रदेश में 1998 में कुल 16 जिले बने। कितने यहां पर, 16 न्यू जिले बने, और 16 में से जो है मध्य प्रदेश में इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई। कब, 1998 में। और मध्य प्रदेश में यहां पर ये 16 जिले बने, उनमें से आपको यह भी याद रखना है कि 16 जो जिले बने उनमें से मध्य प्रदेश वाले हिस्से में 7 जिले थे, 7 जिले थे, ठीक है ना। जबकि छत्तीसगढ़ वाले जिले में कितने, यहां पर 9 जिले थे। तो उन 16 में से 9 जिले छत्तीसगढ़ के थे और 7 जिले कहां पर, अपने मध्य प्रदेश के थे। अब इसमें से आपको ये भी, आप बहुत डीप अगर पीएससी अगर जाता है तो आपको याद रखना है कि इन 7 में से जो बी आर दुबे हैं, बी आर दुबे कहने पर कितने बने, और इन 7 में से जो सहदेव समिति थी उनके कहने पर एमपी में कौन कौन से जिले बने। ये बहुत अंदर का प्रश्न बनेगा तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 4 जिले के यदि आपको नाम बताऊं मैं, तो बी आर दुबे ने बनाया 25 मई को, है ना, एक मिनट, है ना, मैं डेट लिख दे रहा हूं मैं। एमपी में यहां पर 25 मई, 25 मई 1998 को बी आर दुबे कहने पर 10 जिले बने थे, उनमें से मध्य प्रदेश में 4 जिले आज भी हैं। तो बी आर दुबे 7 टोटल दोनों मिलाकर के थे, टोटल बने 16। ध्यान से देखो, बी आर दुबे ने कहा 10, सहदेव ने कहा 6, बने कितने यहां पर 16। उनमें से एमपी में 7, बी आर दुबे के में एमपी में 4 थे। कौन कौन से यहां पर नाम एक बार देखो, तो एक डिंडोरी, बड़वानी, कटनी, श्योपुर। एक का नाम क्या था यहां पर, डिंडोरी था, डिंडोरी था। एक का नाम क्या था यहां पर, बड़वानी था, ठीक है ना। एक का नाम क्या था यहां पर अपना, कटनी था, और एक का नाम क्या था अपना, श्योपुर था। इस प्रकार बी आर दुबे कमेटी की सिफारिश पर एमपी में 4 जिले थे तो 10, पर एमपी में 4 बने, डिंडोरी, बड़वानी, कटनी और श्योपुर, ये 4 जिले बने। जबकि सहदेव जो समिति है, उस सहदेव समिति के कहने पर मध्य प्रदेश में वैसे तो एमपी में 6 जिले बने, पर मध्य प्रदेश में 3 थे, उमरिया, नीमच और हरदा। तो उसका नाम, एक का नाम क्या था यहां पर अपना, उमरिया था, एक का नाम क्या था यहां पर अपना, नीमच था, और एक का नाम क्या था यहां पर अपना, हरदा था। इस प्रकार देखो दोस्तों, 1956 से लेकर के 2000 तक ये तो चेंज आपको दिख रहे होंगे कि 1956 में जिले थे 43, जो बढ़कर 61 हो गए, 45 से सीधे 16 बढ़े तो 61 हो गए। ये आपका उनका एक डिटेल है। जबकि संभाग थे 7, डिवीजन 7 थे, और ये 8, 9, 10, 11, 12 होकर के तो यहां पर 12 हो गए, और कहानी पहुंची कब, 2000 तक पहुंची। और मध्य प्रदेश जो अपना है, ये मध्य प्रदेश अपना वर्ष 2000 तक जाते जाते जो अपना एमपी की यदि आपसे बात कर लूं मैं, तो मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार जो है जिले और संभाग में इतने परिवर्तन लेकर 2000 तक पहुंच गया। अब इस पूरे लेक्चर की और इस पूरे चैप्टर की आखिरी बात पर हम आ गए हैं। इस आखिरी बात लगभग 5 मिनट की और हमारी बातें हैं और ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ये बहुत स्मूथली चीजें जा रही हैं, अगर बहुत ध्यान से आप सुनते भी जा रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरी बातों को अपने दिमाग में बैठा चुके अब तक, ऐसा मैं मानता हूं। अब ये देखो बंधु, कहानी ये है, अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं। अब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, ठीक है ना। एमपी और सीजी क्या हुए, अलग हुए, और इनके अलग होने के बाद कहानी बदली। क्या बदली, देखते हैं। चलिए आखिरी बात को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, आप भी बहुत ध्यान से देखें। यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे आपसे 2000 से लेकर के 2025 तक की आपसे बात करेंगे। कहानी का अंतिम पड़ाव है और अंतिम बात पर अब हम इस पुनर्गठन की अंतिम बात पर आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां ध्यान से यहां पर समझिए, आप यहां पर समझो। तो यहां पर जो है अपन जो है यहां पर आ चुके हैं। ओके, 1 नवंबर यहां पर अभी 2000 की बात करते हैं, 2000 तक। तो 2000 में एमपी जो है मध्य प्रदेश की यदि आपसे बात कर लें, कुल कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, यहां पर आप समझिए
तो अब देखो एमपी में जो उस समय डिस्ट्रिक्ट थे, जो एमपी में जिले थे, जिलों की संख्या थी कुल 61 एंड एमपी में डिवीजन या संभाग थे एमपी कितने, यहां पर 12 संभाग थे। किसी भी कारण से मध्य प्रदेश का विभाजन, किसी कारण मतलब राजनीतिक कारण थे, क्षेत्र का विकास विशेष मुद्दा था, इस कारण से ट्राइबल कम्युनिटी थी, ऐसे कई रीजन थे जिससे इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हमको डिवाइड करना पड़ा। और यहां पर 1 नवंबर वर्ष 2000 को, है ना, यहां पर जो है 1 नवंबर वर्ष 2000 को क्या हुआ, एमपी और सीजी का यहां पर क्या हुआ, विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश और कौन सा यहां पर अपना छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया और यहां पर क्या हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन कैसे हुआ उस बात को भी आप समझेंगे। कैसे विभाजन हुआ एमपी का, एरिया का विभाजन ऐसा हुआ बंधु, एरिया का ऐसे विभाजन हुआ कि 70% एरिया मध्य प्रदेश को मिला, 30% जो है एरिया छत्तीसगढ़ को मिला। और एरिया बचकर अब मध्य प्रदेश में बचा जो आज का है 308252 वर्ग किलोमीटर। ये जो एरिया है, ये एरिया मध्य प्रदेश में आज हम भारत में सेकंड रैंक पर आते, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में हम अब किस रैंक पर, यहां पर अपन अब सेकंड रैंक पर आ गए हैं। ये मध्य प्रदेश में जो अपना एमपी का रैंक सेकंड हो गया इस डेट को। और विभाजन के साथ एक तस्वीर निकल के आई दोस्तों कि जो एमपी है उस एमपी का जो वर्तमान मैप है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आप कह सकते हो, अंग्रेजी में उसको आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश जो अपना, उस मध्य प्रदेश का जो करंट जो मैप है, वो करंट मैप हमें इस 1 नवंबर 1956 को मिला। इसके पहले सीजी हमें इंक्लूड था। यहां से विभाजन के बाद जब विभाजन हुआ, विभाजन सब चीज का होगा, डिस्ट्रिक्ट का भी हुआ, जो है ना डिस्ट्रिक्ट थी अपने यहां पर, तो डिस्ट्रिक्ट का विभाजन जब हुआ तो आप यहां पर याद रखें कि डिस्ट्रिक्ट का विभाजन ऐसा हुआ कि 61 में से 16 मिली छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को मिलती हैं 45 जिले। ये 1 नवंबर का 2000 का मध्य प्रदेश है दोस्त। डिवीजन की यदि आपसे बात कर लूं, 12 में से 3 मिले छत्तीसगढ़ को और 9 मिले कितने अपने यहां पर मध्य प्रदेश को। इस मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम थे, अब एमपी की बात करते हैं, उस मध्य प्रदेश में उस समय सीएम कौन था, तो उस समय पहले मतलब क्या, उस समय कौन थे, तो उस समय थे दिग्विजय सिंह। कौन थे यहां पर, दिग्विजय सिंह जो है उस समय मध्य प्रदेश के उस समय सीएम थे। ये बात आपको ध्यान से आपको समझना है। उस समय मध्य प्रदेश गवर्नर कौन थे, तो उस समय गवर्नर थे अपने मध्य प्रदेश के भाई महावीर, उनका नाम था भाई महावीर उनका नाम था। और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी आपको ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इस मध्य प्रदेश की जो कैपिटल बनी, जो राजधानी बनी, उसका नाम जो पहले से ही थी भोपाल, तो भोपाल ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव वाली बात नहीं थी। भोपाल यहाँ पर ही है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा अपन छोड़ देते हैं। विभाजन के बाद की तस्वीर आपके सामने है। 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले बने और 9 संभाग बचे मध्य प्रदेश में। तो 2000 से लेकर, यहां देखो सब ध्यान से, अब यहां पर 2000 से लेकर के 2025 तक क्या चेंज हुआ होगा, क्या चेंज हुआ होगा, अपने दिमाग में एक बार अपने दिमाग में जरा उसको थोड़ा दौड़ा करके देखें एक बार और मुझे बताएं कि क्या जो है उसमें क्या चेंज हुआ होगा उसको। तो ध्यान से यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसमें क्या चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। चलें देखते हैं, चेंज की बात करते हैं। चेंज ये हुआ बंधु कि जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे, टोटल जिले थे, उनकी संख्या 45 थी। और मध्य प्रदेश में जो संभाग थे, जो डिवीजन थे, उनकी संख्या 9 थी। जबकि आज के मध्य प्रदेश में 2025 में कुल जिलों की संख्या 55 है और आज मध्य प्रदेश में जो डिवीजन है, जो संभाग हैं, उनकी संख्या 10 है। क्या बदला पिछले 25 सालों में एमपी में, क्या बदला, तो इन 25 सालों में एमपी में जिले बने 10 नए, संभाग बना 1। ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को हम पढ़ते हैं और कहानी को हम सॉल्व करते हैं। क्या है इस बदलाव में, देखो दोस्तों हम यहां पर क्या देखते हैं, तो आप देखोगे कि यहां पर अगर डिवीजन 1 बना तो आप यहां पर देखें संभाग की चर्चा यदि अपन आपसे कर ले यहां पर, तो देखो जो संभाग है मध्य प्रदेश में, संभाग या डिवीजन, संभाग या डिवीजन जो न्यू बना, जो नया संभाग बना, 10वां संभाग बना, वो एमपी में बना 2008 में और इसका नाम था शहडोल संभाग। आज मध्य प्रदेश में एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज एमपी का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, शहडोल संभाग सबसे छोटा है।
ये 10वां संभाग बना मध्य प्रदेश में, और आज 2008 के बाद कोई नया डिवीजन नहीं बना एमपी में। और अंत में हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो 10 नए जिले बने, जो 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट अपनी बनी, यहां पर जो 10 नए मध्य प्रदेश में नए जिले बने, वो 10 नए जिले कौन कौन से बने, उन 10 नए जिलों की आपसे यहां पर बात करते हैं और कहानी को हम सॉल्व करते हैं। ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देखो, मध्य प्रदेश में 2003 में एमपी में 3 जिले बने। उनका नाम था अशोकनगर, एक का नाम क्या था, अशोकनगर, एक का नाम था अनूपपुर, और एक का नाम था बुरहानपुर। अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, ये 3 जिले बने। 2008 में एमपी का सबसे ईस्ट एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। जो एमपी का पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला है, तो पूर्वी जिला है एमपी में सिंगरौली। सिंगरौली कौन सा एमपी में, कौन सा यहां पर, सिंगरौली, सिंगरौली भी है। और अलीराजपुर सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, अलीराजपुर एमपी में 2 जिले बने यहां पर, 2 है ना, 2। 2013 में मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना, नाम था आगर मालवा। आगर मालवा, आगर मालवा बन गया। 2018 में एमपी बना निवाणी जिला बन गया। कौन सा यहां पर, निवाणी, एमपी का 52वां जिला था। ठीक है ना, देखिए 45 तो पहले से अपने पास थे, यहां 3 बने तो 48, 2 बने तो 50, 51 और 52, ये एमपी का 52 52वां जिला था। कौन सा, निवाणी। इसके बाद मध्य प्रदेश 2023 में जब सरकार बदली तो एमपी में 3 न्यू जिले बने। उन 3 में आप देखें तो आप एक जिले का नाम पाओगे मैहर, एक का नाम पाओगे मऊगंज, और एक का नाम पाओगे पाढूर्णा जिला। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो है ये जिले बन गए 55, और आज के डेट में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। इस पूरी कहानी में हमने जो पढ़ा, जो हमने समझा, ठीक है ना, पिछले 2 लेक्चर से हमने समझा, और मैंने आपको कहा था कि हम मध्य प्रदेश हम पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को मैं आपको 4 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। एक हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के ज़माने में बिफोर 1947 एमपी कैसा दिखता था, इस पर बहुत गहन चिंतन के साथ आपको चीज़ें बताई गई। फिर 1947 से 1956 तक पार्ट ABCD कहानी क्या थी वो मैंने बहुत अच्छे से कल समझा दिया था, और आज के सेशन में 1956 से 2025 तक की पूरी बातों को समझाया। अगर आपने दोनों लेक्चर को, लगभग 1-1 घंटे के होंगे, अगर आप जो लोग लेक्चर पहले ये वाला देख रहे हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले लेक्चर पार्ट 1 देख लेना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अब देख ही लिया है तो फिर तो देख ही लिया होगा, यहाँ तक पहुँच गए होगे तो पूरा देख ही चुके होगे, तो उसमें क्या ही बात करें आपसे। उम्मीद ये है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। दूसरी बात ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं वैसा आप नोट्स बनाएंगे। तीसरा, इसका बार बार रिवीजन करेंगे, और जितना MCQ आप सॉल्व कर सकते हो करेंगे तो आपसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, इससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ाया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मैं अपनी बातों को अच्छे से बताने में सफल रहा होऊंगा, और आपको ये बातें बहुत अच्छी समझ में आई भी होंगी। अगले चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगा, और आप क्रमशः पढ़ते चलिए। मैं चाहता हूं कि आप बीच से ना देखें, आप क्रमशः देखते चलें, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर आपके सीक्वेंस में पढ़ने में ही मजा आता है। तो इनको कंप्लीट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना, चलिए, जय हिंद।